प्यारे साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो अविकारी शब्दों के ऊपर है। इस वीडियो में मैं आपको अव्यय के 20 प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। अव्यय से साथियों हर परीक्षा में प्रश्न आते ही आते हैं। यदि आपने अव्यय या अविकारी शब्द कभी नहीं भी पढ़े हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको अविकारी शब्द सारे सिखा दूंगा इस वीडियो में, और कैसे आपको सवाल करने हैं, किस तरीके से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अविकारी शब्दों को लेकर आपके सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को साथियों आप पूरा जरूर देखना। पूरा देखने के बाद साथियों आपको खुद लगेगा कुछ आज नया सीखने को मिला है। तो साथियों आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है, किस वाक्य में विस्मयादिबोधक अव्यय का गलत प्रयोग हुआ है। तो विस्मयादिबोधक जो अव्यय है ये साथियों अव्यय का एक प्रकार होता है। अव्यय के यानी अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। वो कौन कौन से? स्क्रीन पर साथियों आप देख सकते हैं, ये चार प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। पहला होता है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और क्रिया विशेषण। इसके अलावा साथियों एक और होता है निपात। ये जो शब्द होते हैं ये भी अविकारी शब्दों की सूची में ही आते हैं, लेकिन मूल रूप से अव्यय शब्दों के चार ही भेद होते हैं। अब इन सभी के ऊपर आज की वीडियो में मैंने प्रश्न लिए हुए हैं। सब पर मैं आपको प्रश्न कराने जा रहा हूँ और मैं सबको समझा भी दूंगा कि ये होते क्या हैं चारों अविकारी शब्द। अविकारी शब्द साथियों वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण कोई विकार न आए, यानी कि उन शब्दों का रूप किसी भी वजह से ना बदले, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब साथियों जो हमारा प्रश्न है उसके अंदर विस्मयादिबोधक अव्यय की बात यहाँ पर हुई है। तीसरे नंबर का आप देख सकते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय वे शब्द होते हैं जिनके द्वारा हम अपने मन के भावों विचारों को प्रकट करते हैं। और विस्मयादिबोधक की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उस शब्द के साथ विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये जहां भी विस्मयादिबोधक शब्द होगा वहां पर ये चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। अब इन चारों वाक्यों के अंदर विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो यानी विस्मयादिबोधक शब्द भी है, यह आप देख ही रहे हैं। लेकिन हमें प्रश्न में बताना क्या है, वो है कि विस्मयादिबोधक अव्यय का गलत प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है। तो एक एक वाक्य को यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला वाक्य हमारे सामने है, अरे तुम आ गए। तो यहाँ पर अरे तुम आ गए ये विस्मयादिबोधक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम आ गए तो ये हैरानी के लिए प्रयोग हुआ है, बिल्कुल ठीक है, ये वाक्य गलत नहीं है। हाय अब मैं क्या करूं, तो ये कंफ्यूजन के लिए हाय शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया, ये भी ठीक है। हैं तुम क्या कर रहे हो, तो ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। चौथा है आहा हम हार गए। तो यहाँ पर साथियों ये जो विस्मयादिबोधक शब्द है इसका यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब हम हार जाते हैं तो वहां पर हम आहा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। वहां पर तो हम ओह, हाय इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर गलत प्रयोग जो है वो चौथे ऑप्शन में हमें देखने को मिलता है विस्मयादिबोधक अव्यय का। तो यही हमारा उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारे सामने है, मैंने उसे देखा डैश नहीं। मैंने उसे देखा और ये रिक्त स्थान है और बाद में नहीं, एक वाक्य है। इस वाक्य के रिक्त स्थान में किस अव्यय का प्रयोग सही होगा। तो यहाँ पर चार शब्द हैं, इन चारों में से रख के देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही बैठता है। तो चलिए एक एक शब्द को यहाँ पर रख के देख लेते हैं। मैंने उसे देखा जब नहीं, तो ये यहाँ पर हमें उचित नहीं लग रहा। इसके बाद मैंने उसे देखा तब नहीं, ये भी यहाँ पर गलत लग रहा है। मैंने उसे देखा तक नहीं, तो यहाँ पर यही हमें सही लग रहा है, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा सवाल, कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार अव्यय के भीतर सही विकल्प बताइए। कोष्टक में जो शब्द दिया गया है वो है यहाँ पर प्रतिदिन। रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, तो ये किस प्रकार का अव्यय है ये बताना है। अव्यय के चार भेद होते हैं, वो आपको मैंने पीछे बताया था। ये चारों भेद यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये चार भेद होते हैं अव्यय के। अब इनमें से बताना है कि ये कौन सा है। देखिए अभी मैं आपको क्रिया विशेषण की पहचान बताता हूँ। पहले क्रिया विशेषण जब भी साथियों आपको पहचानना हो वाक्य में, तो आपको एक काम करना है। आपको क्या काम करना है, आपको उस वाक्य की क्रिया से सवाल करना है। क्या करना है वो काम, आपको क्रिया से सवाल करना है। कौन कौन से सवाल, चार सवाल करने हैं। कौन से चार सवाल, पहला सवाल है कैसे, दूसरा सवाल है कब, तीसरा सवाल है कहाँ, और चौथा सवाल है कितना या कितनी। तो ये चार सवाल हमें अपनी क्रिया से करने हैं। इन चारों सवालों में से किसी का एक का भी जवाब मिल जाए
तो समझ लीजिए कि उस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण अव्यय के भी चार भेद होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। अब इन चारों की पहचान करने के लिए चार सवाल ये दिए गए हैं। अगर आपको कैसे सवाल का जवाब मिलता है तो वहां पर रीतिवाचक है। अगर आपको कब का जवाब मिल जाता है तो वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर कहाँ का जवाब मिल जाता है तो वहां पर स्थानवाचक हो जाएगा, और कितना का जवाब मिल जाता है तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो चार सवालों के चार जवाब ढूंढने हैं, यही हमारा क्रिया विशेषण होता है। तो अब हम अपने वाक्य को देखते हैं। इस वाक्य में हम अपनी क्रिया से सवाल करते हैं, रमेश कब पढ़ता है। तो यहाँ पर समय का बोध हो रहा है, काल का बोध हो रहा है कि रमेश कब पढ़ता है, प्रतिदिन पढ़ता है। तो यहाँ पर जवाब मिल गया हमें कि रमेश कब पढ़ता है। इसका मतलब यहाँ पर क्रिया विशेषण है, ये हमारा उत्तर है। और क्रिया विशेषण में भी कौन सा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो साथियों, क्रिया विशेषण भी मैंने आपको पूरा समझा दिया। चलिए आगे और इसके सवाल देखते हैं, और भी ज्यादा आपको क्लैरिटी बनेगी। चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्य में अव्यय के भेद का सही विकल्प। वाक्य हमारे पास, मंजू पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। तो यहाँ पर एक जो ये वाक्य है, अगर आप इसमें ध्यान दें तो इस वाक्य के अंदर दो उपवाक्य छिपे हुए हैं। कौन कौन से, एक तो उपवाक्य ये रहा, मंजू पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमजोर है। तो यहाँ पर दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है, किसके द्वारा, इस शब्द के द्वारा, परंतु शब्द के द्वारा इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है। जब कभी भी दो पदों को, दो वाक्यों को, वाक्यांशों को इस तरीके से जोड़ा जाए किसी भी योजक शब्द के द्वारा, जैसे यहाँ पर परंतु के द्वारा जोड़ा गया है, तो वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। पांचवा प्रश्न, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है। वाक्य हमारा, चार हाथी जुलूस के आगे चल रहे थे। तो यहाँ पर जो हमारा अव्यय शब्द है वो हो जाएगा यहाँ पर के आगे। और ये किस प्रकार का अव्यय है, यह है संबंध बोधक अव्यय। अब ये संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो जब हम किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताते हैं, उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। और ये शब्द कई तरह के होते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं। ये इतने सारे जो शब्द आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे संबंध बोधक अव्यय ही हैं। अब ये उसके भेद होते हैं, अगर हम करना चाहें तो संबंध बोधक अव्यय के ये कुछ भेद होते हैं, मगर फिलहाल आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय की पहचान के रूप में आप एक बात देख सकते हैं, यहाँ पर के पहले, के बाद, के पश्चात, के पूर्व, के बाहर, के भीतर, की तरफ, के आसपास। तो साथियों यहाँ पर आप एक बात गौर करें कि ज्यादातर के समान, के सिवाय, के बजाय, तो के, की या से, इस तरह की विभक्ति के साथ अगर शब्द नजर आए तो वहां पर संबंध बोधक अव्यय होता है। छठा प्रश्न, यहाँ पर हमें अव्यय बताना है और यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है। वाक्य है, ऐसी बात सदा से होती रही है। तो यहाँ पर साथियों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्रिया विशेषण लगता है। तो क्रिया विशेषण के लिए हम सवाल पूछ लेते हैं। आप सवाल पूछिए क्रिया से, ऐसी बात कब से होती रही है। तो यहाँ पर कब सवाल करके हमें जवाब मिल जाएगा कि सदा से होती रही है। तो ये हमारा हो जाएगा क्रिया विशेषण, और उसमें भी कौन सा, कालवाचक क्रिया विशेषण। सातवां सवाल, यहाँ भी एक हमें वाक्य दे दिया गया है और बताना है कि उसमें कौन सा अव्यय है। छत पर पक्षी बैठे हैं। तो यहाँ पर देखिए, छत और पक्षी, इन दोनों का संबंध बताने के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है पर। तो ये जब भी संबंध बताने के लिए किसी शब्द का प्रयोग हो तो वहां पर संबंध बोधक अव्यय होता है। इसके अलावा ज्यादातर जो इसकी पहचान है कि के सिवाय, के बजाय, के अलावा, से अलग, से नीचे, से ऊपर, तो इस तरह के आपको विभक्ति के साथ कुछ शब्द नजर आएंगे। तो यहाँ पर भी कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय है। आठवां प्रश्न, दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय ज्ञात कीजिए। हमारे सामने एक वाक्य है, बताना है कि इसमें क्रिया विशेषण अव्यय शब्द कौन सा है। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। जब भी क्रिया विशेषण की बात हो तो हमें चार सवाल याद रखने हैं। चार सवाल जो मैंने आपको पहले प्रश्न में बताए थे। तो हम अपनी क्रिया से सवाल पूछते हैं, गाड़ी कैसे रुक गई। तो जवाब मिला हमें, गाड़ी तेजी से रुक गई। तो ये हमारा यहाँ पर क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा। और क्रिया विशेषण भी कौन सा, कैसे का जहां जवाब मिले वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। अगला सवाल, दिए गए वाक्य में अव्यय। वाक्य हमारा है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्रिया विशेषण बताना है कौन सा है। देखो यहाँ पर के
के सिवा, के अलावा, के अतिरिक्त, जहां भी इस तरह के शब्द नजर आए वहां पर संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। 10वां सवाल, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात करना है। वाक्य देख लेते हैं। बच्चे घर के बाहर पौधा लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सा अव्यय है। तो अव्यय शब्द यहाँ पर पहले पहचानो, फिर उसका भेद पहचानेंगे। तो बच्चे घर के बाहर, तो के बाहर जो है वो हमारा अव्यय है, और के बाहर, के नीचे, के ऊपर, ये सब क्या होता है, विभक्ति लग के जो आता है, ये होता है हमारा संबंध बोधक अव्यय। साथियों, जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं और आगे भी अभी कराऊंगा, वो सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसी तरह से प्रश्न साथियों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन साथियों, मैं चाहता हूं कि आप मेरी इस मेहनत से कुछ ना कुछ जरूर सीख जाएं। ये सारी मेहनत साथियों आप ही के लिए की जाती है, ताकि आपका परीक्षा में कोई सवाल गलत ना हो जाए। बस साथियों, आपको छोटा सा काम कर देना है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ सकें और आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में अव्यय। वाक्य ही देख लेते हैं। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो उपवाक्य हैं। कौन कौन से? जल्दी चलो, तो ये है, और दूसरा है समय पर पहुंच जाएं। इन दो उपवाक्यों को एक ऐसा शब्द है जो जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा शब्द है? ताकि। ताकि शब्द इन दोनों को जोड़ रहा है। तो जहां पर भी दो पदों, तो वाक्यों, वाक्यांशों, उपवाक्यों, इन्हें जोड़ने की बात हो तो वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय होता है। 12वां सवाल, शिखर सुंदर लिखता है। इसके अंदर हमें बताना है कि हमारा अव्यय का भेद क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले अव्यय शब्द देखना है। अव्यय शब्द है हमारा सुंदर। शिखर कैसा लिखता है? शिखर कैसा लिखता है? तो जवाब मिला शिखर सुंदर लिखता है। ये हमारा क्रिया विशेषण है। मैंने आपको क्रिया विशेषण की पहचान बताई है, 4 सवाल। अब उसमें कौन सा क्रिया विशेषण है, हम उसका भेद भी बता सकते हैं। जब कैसा, कैसे, कैसी, इसका जवाब मिल जाए तो वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, रवि के भरोसे रहोगे तो काम नहीं होगा। अब यहाँ पर जो वाक्य है, इस वाक्य को देखते हैं। रवि के भरोसे रहोगे एक उपवाक्य, काम नहीं होगा दूसरा उपवाक्य। इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ा गया है इस शब्द के द्वारा। जब इन दोनों को जोड़ने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ तो ये कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक हो गया। अगला प्रश्न, हाय वह मर गया। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अव्यय है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये शब्द है हमारा अव्यय शब्द, और एक चिन्ह यहाँ पर ये नजर आ रहा है आपको, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इस चिन्ह को जहां भी आप देखें समझ जाना कि ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, और इससे पहले जो शब्द आ रहा है वही हमारा क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। तो यहाँ पर ये जो शब्द है हाय, ये हमारा विस्मयादि बोधक है। अगला सवाल, अरे पीछे हट जाओ, इसके अंदर अव्यय बताना है। तो यहाँ पर हमें साफ साफ नजर आ रहा है, ये जो शब्द है जिसके अंदर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, ये विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। 16वां सवाल, वह यहाँ से चले गए। इस वाक्य के अंदर साथियों हमें बताना है कि अव्यय का कौन सा भेद है। सबसे पहले हमें अव्यय शब्द की पहचान करनी है। हमारा जो अव्यय शब्द है इसमें वो है यहाँ। वह यहाँ से चले गए। हमें प्रतीत हो रहा है कि इसमें क्रिया विशेषण है, ये वाला शब्द। तो क्रिया विशेषण के लिए हम सवाल कर लेते हैं, कौन सा? वे कहाँ से चले गए। तो हमने जब क्रिया से सवाल पूछा तो जवाब मिल गया कहाँ से चले गए, तो जवाब क्या मिला? यहाँ से चले गए। तो इसका मतलब यहाँ पर क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण भी कौन सा? स्थानवाचक। यहाँ, वहां, आगे, पीछे, ये स्थान के बारे में बता रहे हैं क्रिया के होने के, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। 17वां सवाल, दिए गए वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय का भेद बताना है। ये जो वाक्य हमारे सामने है साथियों, ये क्रिया विशेषण अव्यय इसके अंदर है। अब पहले तो हमें वो शब्द पहचानना है, क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, फिर हम उसका भेद पहचान पाएंगे। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। ये जो आप ऑप्शंस के रूप में देख रहे हैं विकल्पों में, ये चारों भेद क्रिया विशेषण के होते हैं। अब क्रिया विशेषण शब्द देखते हैं, फिर हम पहचान करेंगे। तो पहचान कैसे करते हैं क्रिया विशेषण की? वही 4 सवाल, कैसे, कब, कहाँ, कितना। तो चलिए यहाँ पर पहले शब्द निकालते हैं अपना कौन सा है। तो धीरे धीरे शब्द है, धीरे धीरे बोल, ये हमारा क्रिया विशेषण शब्द है। अब यहाँ पर क्रिया से सवाल करना है, तो ये किस क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है? बोल क्रिया के लिए। तो बोल से हम सवाल करें, वह कैसे बोले, बोला, तो धीरे धीरे। तो धीरे धीरे इसका मतलब कैसे का जवाब मिला, कैसे का जवाब मिल गया, इसका मतलब ये तो रीतिवाचक है। कालवाचक के लिए कौन सा सवाल पूछते हैं? कालवाचक के लिए हम कब का सवाल पूछते हैं। स्थानवाचक के लिए कहाँ, और परिमाणवाचक के लिए कितना।
कितना, कितनी, कितने, इस तरह से। तो ये 4 सवाल पूछकर हम क्रिया विशेषण का भेद आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विस्मयादिबोधक अव्यय का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें विकल्प के रूप में कुछ शब्द नजर आ रहे हैं, हमें बताना है कि इसमें विस्मयादिबोधक अव्यय कौन सा है। तो जहां भी हमें विस्मयादिबोधक चिन्ह नजर आ जाए वहां पर विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला लास्ट वाला हो जाएगा। अब इसके और जो विकल्प दिए गए हैं उन तीनों विकल्पों पर भी विचार कर लेते हैं। केवल और तक ये होते हैं हमारे निपात शब्द, भी और तक ये भी हमारा निपात शब्द होते हैं। के साथ हमारा संबंध बोधक अव्यय होता है। अगला सवाल, दिए गए वाक्य में अव्यय बताना है। वाक्य देखते हैं, मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगा। देखो इसके अंदर अव्यय का भेद बताना है, तो इसमें पहला काम क्या करना है, अव्यय शब्द निकालो कौन सा है। तो अव्यय शब्द हमारा है यहाँ पर साथ। अब हम बताएंगे कि ये कौन सा विकारी शब्द है। तो साथियों ये संबंध बोधक शब्द है, संबंध बोधक अव्यय है इसके अंदर, क्योंकि मैंने आपको बताया था के साथ, के सिवा, के अलावा, के अतिरिक्त। लेकिन अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो के विभक्ति नजर नहीं आ रही। तो आपको एक बात बता दूं, जब संज्ञा शब्द के बाद इसे प्रयोग करेंगे तो ये के विभक्ति आएगी। जब हम इसको संज्ञा शब्द के बाद अविकारी शब्दों का प्रयोग करते हैं संबंध बोधक का, तो के विभक्ति लगती है, के या की विभक्ति। लेकिन जब ये सर्वनाम के बाद आते हैं, जब ये सर्वनाम के बाद आएंगे जैसे तुम्हारे साथ, तब इसके अंदर के, की, से इस तरह की विभक्ति नहीं आएगी। तो मैं तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगा। अब इस तुम्हारे शब्द के अलावा आप इसमें कोई भी संज्ञा शब्द रख के देखो, मैं रमेश के साथ मंदिर जाऊंगा, तो तुम्हारे की जगह अगर हम कोई दूसरा संज्ञा शब्द रखते हैं तो फिर विभक्ति आ जाती है। तो साथियों इस तरीके से आप थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाना और इसका उत्तर निकालना। खाली ये मत देखना कि बस की के विभक्ति दिख रही है, नहीं दिख रही है तो फिर कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा मत करना। आज का अंतिम सवाल, 20वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तिरस्कार बोधक अव्यय है। अब ये तिरस्कार बोधक कौन सा अव्यय का भेद आ गया। दरअसल साथियों तिरस्कार बोधक अव्यय कोई अलग से अव्यय का भेद नहीं होता, बल्कि ये विस्मयादि बोधक अव्यय का ही उपभेद होता है। विस्मयादि बोधक अव्यय के हम कई उपभेद कर सकते हैं। वैसे आपको इन उपभेदों को याद रखने की या फिर जानने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो साथियों विस्मयादि बोधक के कुछ उपभेद आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से देखते रहना। तो यहाँ पर तिरस्कार बोधक में आप देख सकते हो कौन सा है, धत, धिक्कार, धिक, छी। तो ये तिरस्कार बोधक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन द। तो साथियों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको अविकारी शब्दों से अलग अलग तरह के प्रश्न करने सिखाए। मुझे उम्मीद है साथियों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। इस वीडियो से अगर आपने थोड़ा भी कुछ सीखा हो तो साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।